आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत मध्य प्रदेश के वन संसाधन। वन संसाधन का विकास कैसे हुआ और वन संसाधन के प्रकार। सबसे पहले हम देखते हैं वन संसाधन क्या होता है। मध्य प्रदेश के वन किसी भी राज्य का अमूल्य संपदा है, यानी जो वन होते हैं वो किसी भी राज्य के अमूल्य संपदा होते हैं। वन न केवल प्रकृति को रमणीय बनाते हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं और वनों से प्राप्त विविध वनोपज एवं इसके अन्य उपयोगों ने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती दी है। वन जो होते हैं अमूल्य संपदा कहलाते हैं, लेकिन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनकी कीमत पैसों से नहीं नापी जा सकती। जल, हवा, शुद्ध पानी, बारिश धरती को उपजाऊ रखते हैं और राज्य को खुशहाली रखते हैं। आधा खेल जंगल ही सुधार देते हैं, इसलिए वन को अमूल्य संपदा कहा गया है और अमूल्य संपदा है भी। और जो वन होते हैं वो प्रकृति को रमणीय बनाते हैं। रमणीय मतलब राम सीता का वनवास याद है। जैसे वन में जो शांति, ठंडक, सुगंध और हरियाली होती है, ऐसी मन भावक यानी ऐसी जो जगह होती है वो मन को भा जाती है। पंछी गाते हैं, हवा सरसराती है, आदमी की थकान आधी हो जाती है। आप लोग कभी पहले सुने होंगे, बाबा लोग कहते थे हरियर वन सुगंध बहार धरती से जन्नत का द्वार, यानी जो वन होते हैं वो जन्नत के द्वार होते हैं। तो जो वन होते हैं प्रकृति को क्या बनाते हैं? रमणीय बनाते हैं। वनों से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, यानी जो जंगल होते हैं, जो वन होते हैं वो हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, तेंदुपत्ता हो गया, गोंद हो गया, लाख हो गया, चिरौंजी हो गई, औषधि पौधे हो गए, बांस, इमारती, सभी चीजें कहाँ से प्राप्त होती है? वन से प्राप्त होती है। तो वन जो होते हैं हमारे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। जो गांव का गरीब होता है, मजदूर होता है, वो वनों के माध्यम से ही कमाता है और सरकार को टैक्स देता है, जिससे सरकार को राजस्व मिलती है, फैक्ट्रियां चलती है और व्यापार चलता है। इसलिए वन जो होते हैं राज्य की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। ये वातावरण को सुंदर, शीतल और संतुलित बनाते हैं। जंगल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और उनसे मिलने वाले विविध वनोपज आय के प्रमुख स्रोत हैं और वे प्राकृतिक और आर्थिक दृष्टि से दोनों महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब आता है वन नीति, यानी वन की शुरुआत कैसे होती है, इसके लिए नीतियाँ कैसे बनाई गई, सरकार को कब इसकी महत्वपूर्णता और इसकी योग्यता के बारे में महत्वपूर्ण लगा। पुराने जमाने में क्या था, जब अंग्रेज राज कर रहे थे तब पहली बार सोच बनी कि अगर पेड़ को काटते जाएंगे तो हमारे देश का क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी, हमारे आसपास के वातावरण का क्या होगा। तब 19 अक्टूबर 1894 में राजस्व कृषि विभाग द्वारा भारत वन नीति बनाने की पहल की गई। जो मध्य प्रदेश की वन नीति है 19 अक्टूबर 1894 में बनी थी। किसके द्वारा? राजस्व कृषि विभाग के द्वारा भारत द्वारा वन नीति बनाने की पहल की गई थी। यानी 19 अक्टूबर 1894 में भारत की वन नीति की पहली शुरुआत थी। भारत के राजस्व एवं कृषि विभाग ने जंगल बचाने के लिए पहली बार वन नीति बनाने की बात कही। मतलब जंगल को अब सरकार अपने हाथ में रखेगी, उसकी देखभाल करेगी और यही था पहला बीज, यानी जिसके आगे पूरी वन नीति का पेड़ खड़ा हुआ। फिर आती है दूसरी नीति, भारतीय वन अधिनियम 1927, कानून का जोर, यानी अंग्रेजों ने कहा बिना अनुमति के लकड़ी काटी तो रकम लगेगी। इस अधिनियम में जंगल की सीमा तय और पेड़ों की सुरक्षा और लकड़ी कटान पर कठोर नियम एवं सब कुछ लिखा गया। इस नीति का नाम रखा गया भारतीय वन अधिनियम 1927। उसके बाद राष्ट्रीय वन नीति 1952, आज़ादी के बाद पहली सोच, यानी आज़ादी के बाद जो तीसरी योजना थी। आज़ादी मिलने के बाद देश बोला कि अब अपने जंगल खुद बचाना, यानी हम लोगों को खुद बचाना है। 1952 की नीति में कहा गया भूमि की 1/3 भाग जंगल में होना चाहिए और पेड़ों को काटने से सख्त नियंत्रण करना चाहिए, यानी जनता की भागीदारी। ये नीति अब भी कई बातों में लागू होती है। फिर अगली नीति आती है भारतीय वन नीति, यानी भारतीय वन अधिनियम 1983। ये मध्य प्रदेश के लिए बनाया गया और उसमें कहा गया कि जंगल काटने, आग लगने और अवैध कब्जा करने पर कड़ी सजा मिलेगी, यानी वन अपराधों पर तेज कार्रवाई की जाएगी। एमपी के घने जंगल की सुरक्षा इसका बड़ा रोल है। फिर इसके बाद आता है अगला अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये अधिनियम जंगलों की रक्षा से सबसे मजबूत कवच है, यानी सरकारी अनुमति के बिना कोई जंगल काट नहीं सकता। जंगल की जमीन किसी भी काम, पेड़ या बिना मंजूरी के बदला नहीं जा सकता, यानी वहाँ सड़क यानी रोड भी नहीं बनाई जा सकती बिना मंजूरी के। ये कानून आज भी सबसे कठोर एवं प्रभावी तरीकों से चल रहा है। फिर अगला नीति आई राष्ट्रीय वन नीति 1988। पहले जंगल को राजस्व समझा जाता था, अब उसे पर्यावरण की आत्मा समझा गया। यानी इस नीति में जनता की भागीदारी, जैव विविधता संरक्षण, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ पर ज्यादा जोर दिया गया और आज तक सबसे जनहितैषी ये नीति मानी जाती है। तो इस तरह वन नीति चलाई गई। अब इसके बाद हम देखते हैं वन की परिभाषा, यानी वन आखिर होता क्या
क्या है। हमने देखा कि वन कितने महत्वपूर्ण है, वन की नीति किस तरह चलाई गई। अब हम देखेंगे वन की परिभाषा। वन अधिनियम 1927 के अनुसार भूमंडल का वह भाग जो वृक्षों से ढका हुआ है वन कहलाता है। ये परिभाषा आपको ध्यान रखना है कि वन अधिनियम 1927 के अनुसार भूमंडल का वह भाग जो वृक्षों से ढका हुआ है वह वन कहलाता है। तो वन के बारे में आप लोगों को अच्छे से कुछ जानकारी हो गई होगी। अब हम देखेंगे वन के प्रकार। मध्य प्रदेश में वनों का भौगोलिक वर्गीकरण। प्रदेश के वनों को 5 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, यानी मध्य प्रदेश के वनों को 5 भागों में डिवाइड करके अध्ययन किया गया है। पहला है प्रादेशिक आधार पर, यानी वनों का वर्गीकरण पहला हो जाएगा प्रादेशिक आधार पर, दूसरा हो जाएगा भौगोलिक आधार पर, उसके बाद तीसरा हो जाएगा प्रजाति के आधार पर, फिर चौथा हो जाएगा शासकीय आधार पर, उसके बाद पांचवा हो जाएगा वन विभाग के आधार पर। यानी इन्हीं 5 पॉइंट यानी 5 प्रकार को हम एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वन के प्रकार में पहला प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है, विंध्यन का कैमूर क्षेत्र, मुरैना का शिवपुरी क्षेत्र और नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र। सबसे पहले हो जाएगा विंध्य का कैमूर क्षेत्र। विंध्य का कैमूर क्षेत्र मध्य प्रदेश का वह हिस्सा है जहां विंध्य और कैमूर पर्वतमाला की सबसे लंबी पट्टियां फैली हुई हैं और यह क्षेत्र मुख्यतः दमोह, सागर, रीवा और सतना के आसपास के जिलों में कवर करता है। यानी जो विंध्य का कैमूर क्षेत्र होता है वो एक पर्वतमाला की लंबी पट्टियों तक फैली हुई है और यह जो क्षेत्र है वो दमोह, सागर, रीवा और सतना के आसपास जिलों को कवर करता है। और यहाँ की जो भूमि है वो ज्यादातर पठारी एवं चट्टानी होती है, यानी यहाँ की जो भूमि होती है वो पठारी एवं चट्टानी होती है, इसलिए यहाँ बारिश भी कम होती है और इसी कारण यहाँ के पेड़ पौधे उगते हैं जो कठोर और सूखे वातावरण में भी आसानी से पनप सकते हैं, जैसे सखुआ, महुआ, बेल, बेर आदि ये पौधे यहाँ के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और यहाँ के जो वृक्षें होती हैं वो औषधि वनस्पतियां तथा खनिज संपदा के कारण आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। यानी यहाँ के जो क्षेत्र है वो खनिज संपदा से भरपूर है, समृद्ध है। इसके बाद दूसरा है मुरैना शिवपुरी का क्षेत्र। यह क्षेत्र मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड जिलों तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला है? मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड तक। इसकी सीमा मुरैना से भिंड तक जिलों में फैली हुई है। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो भूमि है विगड़ कहलाने वाली यानी कटी पट्टी घाटियों से भरी होती है। जो यहाँ की भूमि होती है वो कटी पट्टी घाटियों से भरी होती है और यहाँ का इलाका बहुत शुष्क जलवायु वाला होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ पौधे हर एक किस्म के अलग अलग पाए जाते हैं, जैसे बबूल हो गया, खैर हो गया, गोंद देने वाले वृक्ष हो गए, कांटेदार झाड़ियां हो गई, यानी बहुत सी प्रकार के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं जो मुरैना शिवपुरी का क्षेत्र होता है। और यहाँ चंबल नदी के गहरे कटाव के कारण मिट्टी संरक्षण एवं कटाव नियंत्रण बेहद जरूरी माना जाता है, इसलिए यहाँ के क्षेत्र पर्वतीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। यानी चंबल घाटी के कारण मिट्टी के कटाव नियंत्रण यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है। तो जो मुरैना का शिवपुरी क्षेत्र है वो मुरैना से ग्वालियर, भिंड और शिवपुरी क्षेत्रों में फैला हुआ है। यहाँ की भूमि बिगड़ कटी पटी होती है, यहाँ के क्षेत्र की जलवायु शुष्क होती है और यहाँ कैसे पौधे पाए जाते हैं? बबूल, खैर, गोंद वाले और कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं। इतना तो कंफर्म हो गया। अब चलते हैं तीसरे प्रकार में, सतपुड़ा का मैकाल क्षेत्र। ये क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? सतपुड़ा पर्वत से मैकाल श्रेणी तक फैला है और यह सबसे हरा भरा एवं घने वनों वाला क्षेत्र होता है जो सतपुड़ा पर्वतमाला और मैकाल श्रेणी के चारों ओर फैला हुआ है। इसमें बालाघाट, मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद जैसे जिले शामिल हैं और यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ के जंगल बेहद घने होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा बारिश होगी उतना ही ज्यादा वहाँ के पेड़ उगेंगे और उतना ज्यादा वहाँ के जो वन है वो घने रहेंगे। और इस क्षेत्र में आपको सागौन, साल, बांस, अर्जुन, तेंदुआ जैसे महत्वपूर्ण वृक्ष की मात्रा ज्यादा मिलते हैं। और जैव विविधता के मामले में यह क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे समृद्ध एवं महत्वपूर्ण वन क्षेत्र है, यानी यहाँ जीवों की विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। और राज्य के कई राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी जो राज्य के हमारे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, वो इसी क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं। तो हमने प्रादेशिक आधार पर मध्य प्रदेश के वनों को 3 भागों में बांटा, विंध्य का कैमूर क्षेत्र, मुरैना का शिवपुरी क्षेत्र और सतपुड़ा का मैकाल क्षेत्र, जो हर क्षेत्र की भू संरचना एवं जलवायु तथा पेड़ पौधे से अलग है। भौगोलिक आधार पर प्रदेश के वनों को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है।
पहला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इन्हीं तीनों पॉइंटों को हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होता है ये 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में उत्तम इमारती की लकड़ियों के साथ साथ सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं, यानी इन वनों में सबसे महत्वपूर्ण लकड़ियां पाई जाती हैं, जैसे सागौन हो गया, शीशम हो गया, नीम हो गई, पीपल हो गई। और मध्य प्रदेश में सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, छतरपुर और पन्ना, बैतूल, सिवनी और होशंगाबाद जिलों में इस प्रकार के वन ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद आता है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। ये वन क्या होते हैं? 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में साल, सागौन, बांस आदि के बहुलता होती है, यानी जो साल होते हैं, सागौन होते हैं, बांस होते हैं, इनकी वृक्षें ज्यादा होती हैं। किसमें? उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन में। और इसमें बीजा, धौरा और जमुना, महुआ, सेजा, हर्रा, कासाई और तिनसा आदि के वृक्ष मिलते हैं, यानी कई प्रकार के वृक्ष इसमें शामिल होते हैं। किसमें? उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन में। और ये वन राज्य के मंडला, बालाघाट और सीधी और शहडोल जिलों में ज्यादा पाए जाते हैं। यानी जो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन होता है वो बालाघाट, सीधी, शहडोल, मंडला जिलों में ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद तीसरा आता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये वन जो होते हैं वो 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्रों से मिलते हैं। शुष्क पर्णपाती वनों में लगभग सभी वृक्ष पर्णपाती और इनकी ऊंचाई 8 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। आपको इसकी ऊंचाई याद रखना है, वहाँ के वृक्ष की ऊंचाई 8 से 20 मीटर तक होती है। और इन वनों में हर्रा, बहेरा, कीकर, बाबुल, पलाश, तेंदू, धोरा, हल्दू, शीशम, सागौन, सीरीस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? श्योपुर में, सिवनी में, रतलाम में, मंदसौर में और टीकमगढ़, दातिया, ग्वालियर, निमाड़ आदि जिलों में ये वन पाए जाते हैं। तो हमने देखा प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, फिर देखा हमने भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। अब देखेंगे हम प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो प्रजाति के आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है: सागौन प्रजाति के वन, साल प्रजाति के वन और मिश्रित प्रजाति के वन। सबसे पहले हम सागौन प्रजाति के वन का अध्ययन करेंगे। जो सागौन प्रजाति के वन होते हैं ये मुख्यतः होशंगाबाद, जबलपुर और बैतूल, छिंदवाड़ा और मंडला जिलों में पाए जाते हैं। और ये वन जो अधिकांश होते हैं वो काली मिट्टी के क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं और इनका विस्तार 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में अधिक होता है। और मध्य प्रदेश में सागौन की लकड़ी उत्तम प्रकार की होती है, इससे इसकी मांग सबसे ज्यादा भारत में है। फिर आता है आपका दूसरा साल प्रजाति के वन। ये वन जो मध्य प्रदेश के उन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा और औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक तथा मिट्टी जो होती है लाल एवं पीली होती है, यानी जहां मिट्टी लाल एवं पीली होती है वहां साल प्रजाति के वन ज्यादा पाए जाते हैं। और इन वनों का प्रमुख जिला है मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल। और जो साल की लकड़ी का मुख्यतः उपयोग होता है वो इमारत के निर्माण में और रेलवे की स्लीपर बनाने में किया जाता है, यानी जो रेलवे की स्लीपर होती है वो साल की लकड़ियों से बनाया जाता है। यानी जो सागौन की लकड़ी होती है वो भारत में सबसे उत्तम गुणवत्ता की मानी जाती है और इसकी मजबूती, चमक, टिकाऊपन, दीमक रोधी, यानी इसमें दीमक नहीं लगते हैं और इन्हीं गुणों के कारण भारत भर में ज्यादा मांग इसकी बनी रहती है और इसी वजह से सागौन प्रजाति के वन आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। फिर इसके बाद आता है मिश्रित प्रजाति के वन। अब मिश्रित प्रजाति के वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो मिश्रित प्रजाति के वन मध्य प्रदेश में सबसे व्यापक रूप में पाए जाते हैं। यानी इन वनों की खासियत यह है कि एक ही जगह पर दर्जनों तरह की प्रजातियां एक साथ उगती हैं और इनमें प्रमुख जैसे हो गई साल, बीजा, तेंदू, महुआ, बांस, पलाश, हर्रा, अंजन, बबूल, सनई, कई प्रकार के वन इसमें पाए जाते हैं। इन वनों में डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्स नाम का एक विशेष प्रकार का बांस पाया जाता है जिसका उपयोग निर्माण कार्य और टोकरी बनाने एवं फर्नीचर और ग्रामीण उद्योगों में होता है। आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में देखे होंगे छोटी छोटी टोकरियां बन के आती हैं, टोकरियां बनाया जाता है जिसे हम लोग टोपरी बोलते हैं, वो इसी डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्स नामक विशेष प्रकार का जो बांस है इसी से बनाया जाता है। और ये वन बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, शिवपुरी और उमरिया, निमाड़ और सीधी जिलों में अधिक से अधिक पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा फैले हुए वन इन्हीं मिश्रित प्रजाति वाले जंगल हैं, यानी जो मध्य प्रदेश में जंगल है इन्हीं प्रकार के जंगल ज्यादा पाया जाता है। इन्हीं मिश्रित प्रकार के जो प्रजाति है इन्हीं की बहुलता
होती है। और ये पर्यावरण, वन्य जीव और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और वनोपज सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसके बाद वनों का वर्गीकरण चौथा, शासकीय आधार पर। शासकीय आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। सबसे पहले हम आरक्षित वन को देखते हैं। आरक्षित वन कैसे वन होते हैं? तो जो आरक्षित वन होता है वो राज्य सरकार का सबसे सुरक्षित एवं महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनका पूरा प्रबंध बेहद संगठित एवं योजनाबद्ध द्वारा कड़े नियमों के साथ किया जाता है। यानी जो आरक्षित वन होते हैं इनमें सख्त योजना के साथ यानी कड़े नियमों के साथ इसका देखरेख किया जाता है। और यह लकड़ी काटना, पशु चराना, किसी प्रकार का क्षति पहुंचाना सख्त मना होता है। यानी यहाँ के वनों में कोई हेर फेर नहीं कर सकते हैं, ना वहाँ की लकड़ी काट सकते हैं, ना वहाँ पशु चरण कर सकते हैं। पूरा सरकार के नियंत्रण में होता है। यानी सरकार इन वनों के लिए विशेष योजनाएं बनाती है, जैसे वन संरक्षण, नई पौधारोपण योजना, वन संपदा बढ़ाना आदि, है ना। जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आरक्षित वन है वो खंडवा वन वृत्त में पाए जाते हैं, जैसे छतरपुर हो गया, खंडवा हो गया। और राज्य में कुल वन क्षेत्र लगभग 65.36% हिस्सा और 61,000 वर्ग किलोमीटर में ये वन ज्यादा पाए जाते हैं, यानी आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। और यही कारण है कि आरक्षित वन राज्य के वन की रीढ़ माने जाते हैं, यानी जो राज्य का रीढ़ होती है वो आरक्षित वन ही मानी जाती है। उसके बाद आता है दूसरा, संरक्षित वन। जो संरक्षित वन होते हैं ये वन मुख्य रूप से स्थायी जनता के लिए जरूरतें पूरा करने के लिए होते हैं, है ना। जो संरक्षित वन होते हैं क्या होते हैं? जनता की स्थायी जरूरतों को पूरा करने के लिए होते हैं। यहाँ गांव के लोगों को जलवाहन की, लकड़ी काटने की, पशु चराने की, पत्तियां, बांस, सूखी लकड़ी लेने की सुविधाएं दी जाती है। यानी यहाँ के जो वन होते हैं वो गांव के लोगों को जलवाहन की, लकड़ी काटने के लिए, नाव बनाने के लिए, पशु चराने के लिए, पत्तियां, बांस, सूखी लकड़ी लेने के लिए, इन सब के लिए जो सुविधाएं होती हैं दी जाती हैं और इनसे निस्तार अधिकार कहा जाता है। यानी ये वन होते हैं जो निस्तार अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और इन वनों पर सरकार का नियंत्रण है, लेकिन नियम उतने कड़े नहीं होते हैं जितने आरक्षित वनों में होते हैं। फिर इतना नियंत्रण रखा जाता है कि वन पूरी तरह नष्ट ना हो। यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं वहाँ सरकारी नियंत्रण रहता है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनको उपयोग के लिए वन होता है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक संरक्षित वन छतरपुर वन वृत्त में पाया जाता है और खंडवा में पाया जाता है। तो संपूर्ण राज्य के कुल वन क्षेत्र लगभग 32.84% हिस्सा संरक्षित वन है। इसके बाद आता है अवर्गीकृत वन। जो अवर्गीकृत वन होते हैं वो न सरकार द्वारा आरक्षित घोषित किए जाते हैं, ना ही संरक्षित। इन वनों पर प्रशासन का ध्यान बहुत कम ही रहता है। यानी जो अवर्गीकृत वन होता है इसमें प्रशासन का ध्यान बहुत कम रहता है, यानी बिल्कुल ही नहीं रहता। इसलिए यहाँ कोई सख्त नियम लागू नहीं होते हैं और ये स्थानीय लोगों को आसानी से लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है और पशु चर सकते हैं, पत्तियां, लकड़ी, झाड़ियां ले सकते हैं। इन्हें असंगठित या स्वतंत्र वन भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में ऐसे वनों का बहुत क्षेत्र कम है, जिसमें सिर्फ 1.7 हजार वर्ग किलोमीटर यानी कुल वन क्षेत्र 1.80% पाए जाते हैं। इन वनों की समस्या यही है कि अवैध कटाई और अधिक उपयोग से जल्दी खराब हो जाते हैं। तो शासकीय आधार पर मध्य प्रदेश के वनों को हमने 3 भागों में बांटा, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, जिनमें सबसे ज्यादा सुरक्षित और आरक्षित वन और सबसे कमजोर वन अवर्गीकृत माने जाते हैं। उसके बाद आता है वनों के वर्गीकरण में 5वां, वन विभाग के आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो वन विभाग के आधार पर वनों को हम 3 भागों में बांटेंगे, राजकीय वन, निगम निकाय वन और निजी वन। तो पहले हम देखते हैं राजकीय वन क्या होता है। जो राजकीय वन होता है वो सरकार के नियम में रहता है, यानी बिना अनुमति के पत्ता भी नहीं टूट सकता है। यानी जब तक सरकार अनुमति नहीं देगी तब तक वहाँ के पत्ता भी आप नहीं तोड़ सकते हैं। और यह असली सरकारी जंगल होते हैं जहाँ से लकड़ी, बांस, औषधि सब सरकार की निगरानी में निकलता है। यानी इन वनों का उद्देश्य संरक्षण, वृक्षारोपण और पर्यावरण सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ उपयोग करना है। फिर उसके बाद आता है निगम निकाय वन। ये वन स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पालिका निगमों द्वारा नियंत्रित की जाते हैं। और ये वो जंगल हैं जिन्हें शहर की नगर पालिका, पंचायत संभालती है। कहने का मतलब सरकार नहीं, गांव, शहर, निकाय का मालिक इसे संभालता है। तो निगम निकाय का वन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं निजी वन। निजी वन में क्या होता है, इसमें ऐसे जंगल होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति अपनी जमीन पर होते हैं। जैसे किसी किसान के खेत में सागौन का पेड़, इस पर पूरा हक उसका होगा, लेकिन इसमें सरकार का नियंत्रण होता है। अगर सागौन लगाएंगे आप तो उसमें भले ही आपका है, निजी है, लेकिन उसमें थोड़ा सरकार का नियंत्रण होता है। जब तक आप सरकार से परमिशन नहीं लेंगे तब तक उस वन को नहीं काट सकते हैं। यानी पूरी तरह ये निजी होता है, लेकिन सरकार का अधिकार होता है। यह सरकार देखती है कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, कानूनी नियमों का पालन हो, बस इतना देखती है। और देश में सागौन, साल, मिश्रित वन प्रजाति के वन जो होते हैं वन निजी स्वामित्व में पाए जाते हैं। जिससे निजी वन प्रायः कृषि भूमि से जुड़े होते हैं। जो बड़े किसान होते हैं इन वन का उत्पाद व्यवसायियों के पास पाया जाता है। तो आप लोगों ने वन के वर्गीकरण
समीकरण को अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।